हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग जियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्रिस्टलोग्राफी। बाय द नेम क्रिस्टलोग्राफी जियोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्रिस्टल्स के फॉर्मेशंस, उनका टेक्सचर, उनके स्ट्रक्चर, इंटरनल फॉर्मेशन और एक्सटर्नल शेप की स्टडी करते हैं। इसमें जो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाला है वो है एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टल। एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टल की अगर बात करें तो ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हम क्रिस्टल की स्टडी को समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहला होता है क्रिस्टल, दूसरा होता है फेस, तीसरा होता है एंगल, चौथा होता है एज, पांचवा जो एलिमेंट होता है जोन एक्सिस, पोलर एंगल और प्रिमिटिव्स के नाम से जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले इसमें डिस्कस करें हम क्रिस्टल्स के बारे में। तो बेसिकली क्रिस्टल एक किसी भी मिनरल या एलिमेंट का वो सबसे सूक्ष्मतम हिस्सा होता है जिससे कि उस क्रिस्टल का शेप निर्धारित किया जाता है। बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का और उन मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट से एक पर्टिकुलर शेप बनता है। ये शेप किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे क्यूबिक हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है या पिरामिड हो सकता है। सो इस तरीके से जो इसका जो मॉलिक्यूलर शेप है उसको हम क्रिस्टल कहते हैं। अगर एग्जैक्टली डेफिनेशन की बात करें तो बाय द डेफिनेशन जो क्रिस्टल होता है वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को अलग अलग साइड से शो करता है। फेस की अगर बात करें तो किसी भी क्रिस्टल का फेस वो हिस्सा होता है जो किसी भी एक्सटर्नल हिस्से को दिखाता है। ये एक रेगुलर एक्सटर्नल सरफेस होता है जो कि हर क्रिस्टल में पाया जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको हम कहते हैं एंगल। एंगल बेसिकली वो जियोमेट्री होती है या वो एक इमेजिनरी एंगल होते हैं बेसिकली, और ये दो फेसेस के बीच में पाए जाते हैं, टू एडजेसेंट फेसेस के बीच में पाया जाता है। और इस तरीके से जो एंगल बनता है उसको हम इंटरफेशियल एंगल भी कहते हैं। बेसिकली जो क्रिस्टल में जो एंगल पाए जाते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। इसको हम अल्फा, बीटा, गामा या ABC या A1, A2, A3 से भी दर्शा सकते हैं। इसके बाद में अगर एज की बात करें तो एज बेसिकली दो फेसेस का वो एडजेसेंट हिस्सा होता है जहां पर वो आके आपस में मिलते हैं। तो बेसिकली ये एक कॉर्नर होता है किन्हीं भी दो फेसेस का। इन्हीं दो फेसेस के मिलने से जो एंगल बनता है हम उसे इंटरफेशियल एंगल कहते हैं। पोलर एंगल की बात करें तो पोलर एंगल वो एंगल होता है जो किसी भी क्रिस्टल के फेस और उस फेस के एक्सटेंशन को दर्शाता है। जोन एक्सिस एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो किसी भी क्रिस्टल के बीचों बीच से होकर गुजरती है और ये लाइन फेस इंटरसेक्शन के पैरेलल पाई जाती है। जोन की अगर बात करें तो जोन एक ऐसा एरिया या क्षेत्र होता है जहां पर कई सारे फेसेस आकर एक साथ मिलते हैं और एक पैरेलल सिमेट्री में अरेंज होते हैं। प्रिमिटिव्स की अगर बात करें तो प्रिमिटिव्स किसी भी क्रिस्टल के वो तीन एक्सेस होते हैं जिनको हम ABC से दर्शाते हैं। क्रिस्टलोग्राफी में एलिमेंट्स के बाद में जो नेक्स्ट टर्म आती है वो होती है टर्मिनोलॉजी। अगर टर्मिनोलॉजी की बात करें तो जो क्रिस्टलोग्राफी है उसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। इसमें जो सबसे पहली टर्म है वो है लैक्टिक्स। लैक्टिक्स बेसिकली ये एक अरेंजमेंट ही होता है क्रिस्टल का और इसी को हम लैक्टिक्स कहते हैं। इसके बाद में जो दूसरी टर्म आती है उसको हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस। बेसिकली यहाँ पे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस इमेजिनरी एक्सेस होती हैं, कई बार ये 3 भी हो सकती हैं और 4 भी हो सकती हैं। बेसिकली इनका जो यूज होता है वो फेसेस के अरेंजमेंट को समझने के लिए किया जाता है। इसमें जो नेक्स्ट हमारी जो टर्मिनोलॉजी है वो होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री वो इमेजिनरी प्लेन होता है जिस प्लेन के माध्यम से किसी भी क्रिस्टल को दो बराबर मिरर इमेजेस में काटा जा सकता है। नाउ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ऐसी इमेजिनरी एक्सिस होती है जिस एक्सिस से पकड़कर अगर किसी क्रिस्टल को घुमाया जाए तो एक पर्टिकुलर एंगल के बाद उसका जो फेस है वो रिपीट होता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को और डिटेल में समझने के लिए हमें कुछ एक सिमेट्री जो क्रिस्टलोग्राफी में ज़्यादा फेमस है उनको समझना पड़ेगा। उनमें जो सबसे पहली जो सिमेट्री होती है वो होती है हेक्सागोनल सिमेट्री। हेक्सागोनल सिमेट्री जैसे कि हमें पता है ऐसी सिमेट्री जिसमें जो फेसेस हैं वो उनके नंबर ऑफ लगभग 6 होने चाहिए और हर 60 डिग्री के एंगल के बाद में उसका जो फेस है वो रिपीट होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अगर कोई हेक्सागोनल क्रिस्टल है तो अगर उसमें 60 डिग्री का एक्सिस ऑफ सिमेट्री दी हुई है इसका मतलब है कि हर 60 डिग्री पर वो जो फेस है उस क्रिस्टल का वो रिपीट होगा। इसी तरीके से अगर टेट्रागोनल सिमेट्री की बात करें तो टेट्रागोनल जो सिमेट्री होगी उसमें लगभग 120 डिग्री के एंगल पर फेस रिपीट होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी क्रिस्टल में टेट्रागोनल सिमेट्री मिल रही है इसका मतलब है कि उसको उसकी एक्सिस से पकड़कर हम
हर 120 डिग्री के बाद में उसी सेम फेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं जो 120 डिग्री के पहले था। और उसके बाद में सबसे अंत में आता है बाइनरी सिमेट्री। बाइनरी सिमेट्री बेसिकली ऐसी सिमेट्री होती है जिसमें प्रत्येक 180 डिग्री के रोटेशन के बाद में वही फेस दोबारा से रिपीट होगा। तो बेसिकली ये हमारे एक्सेस ऑफ सिमेट्री के टाइप थे। उसके बाद में जो अगली टर्मिनोलॉजी होती है वो होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री को अगर परिभाषा देखी जाए तो वो कुछ इस प्रकार होगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री को समझने के लिए हमें क्यूब और ऑक्टाहेड्रल जो क्रिस्टल होता है उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है उसमें भी हमें एक इमेजिनरी एक्सेस लेना है जिससे पकड़कर हम जब किसी क्रिस्टल को घुमाएं तो वो दो अपोजिट साइड्स में घूमता है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री बेसिकली इन्हीं दो क्रिस्टल में पाई जाती है, क्यूब एंड ऑक्टाहेड्रल में। इसके बाद में जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो होती है क्रिस्टल फॉर्म। क्रिस्टल फॉर्म की अगर बात करें तो ये एक ग्रुप होता है क्रिस्टल फेसेस का, जिसमें बेसिकली हमें आइसोमेट्रिक और नॉन आइसोमेट्रिक दो टाइप के क्रिस्टल फॉर्म मिलते हैं। आइसोमेट्रिक क्रिस्टल फॉर्म्स की अगर बात करें तो ये 15 प्रकार के क्रिस्टल फॉर्म्स होते हैं। इनमें जो कुछ एक कॉमन है वो क्यूब, जिनमें नंबर ऑफ फेसेस 6 होते हैं, ऑक्टाहेड्रल जिसमें नंबर ऑफ फेसेस 8 होते हैं, डोडेकाहेड्रॉन जिसमें नंबर ऑफ फेसेस 12 होते हैं, और इसी तरीके से ऑक्टाहेक्साहेड्रॉन जिसमें नंबर ऑफ फेसेस 24 होते हैं। कुल मिला के 15 होते हैं जिनको आप लिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर नॉन आइसोमेट्रिक या नॉन क्यूबिक फॉर्म्स की अगर बात करें तो उसका जो नंबर ऑफ होता है वो 32 होता है। और उसमें से कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में वो कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। पेडियन हो सकता है जिसमें एक ही फेस होता है, उसके बाद में पिनोकॉइड हो सकता है जिसमें 2 फेसेस होते हैं, उसके बाद में डोम और स्फेरॉइड हो सकता है जिसमें भी 2 फेस पाए जाते हैं। और इस तरीके से कुल मिला के 32 नॉन आइसोमेट्रिक क्रिस्टल फॉर्म पाए जाते हैं जिनको आप लिस्ट में देख सकते हैं। क्रिस्टल फॉर्म के बाद में एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसको हम क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। बेसिकली क्रिस्टल सिस्टम एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसका यूज़ हम किसी भी मिनरल या किसी भी रॉक्स के आइडेंटिफिकेशन में कर सकते हैं। क्रिस्टल सिस्टम को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि क्रिस्टल की एक्सिस की लंबाई और उसके डायरेक्शन के बेसिस पर जो क्रिस्टल सिस्टम होता है उसको 7 अलग अलग सिस्टम्स में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार हैं। इसमें जो सबसे पहला क्रिस्टल सिस्टम होता है वो होता है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। इसमें 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होती हैं जो एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती है, मतलब 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती है। और इन तीनों एक्सिस को हम A1, A2, A3 या ABC या इसके अलावा भी कई नामों से जान सकते हैं, जैसे कि पिछले डिस्क्रिप्शन में भी देख चुके हैं। इसमें जो दूसरा क्रिस्टल सिस्टम आता है वो होता है टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम को अगर समझें तो इसमें भी तीनों एक्सिस एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती हैं, लेकिन इसमें से A और B कोई भी 2 एक्सिस बराबर होती हैं, और जो इनकी जो तीसरी एक्सिस होती है जिसको हम तीसरी एक्सिस या C भी कह सकते हैं, उसकी लंबाई और बाकी जो 2 एक्सिस की लंबाई है उसमें डिफरेंस होता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसा भी लिख सकते हैं A = B इज नॉट इक्वल्स टू C। जबकि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में ये तीनों एक्सिस बराबर थी, तीनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट भी कर रही थी और तीनों की लंबाई भी बराबर थी। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें जो तीनों एक्सिस होती हैं वो तीनों एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती हैं, लेकिन ये जो तीनों एक्सिस हैं लंबाई में एक दूसरे से बराबर नहीं होती हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C। हेक्सागोनल सिस्टम की अगर बात करें तो ये पिछले 3 सिस्टम से थोड़ा सा अलग होता है। इसमें 4 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पाई जाती हैं, जिनमें से 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एक ही प्लेन में इंटरसेक्ट होती हैं और इनकी जो लंबाई होती है सेम होती है। लेकिन जो तीसरी एक्सिस है जिसको हम C1 एक्सिस भी कहते हैं, वो लंबाई में या तो इन तीनों एक्सिस से बड़ी होगी या तीनों एक्सिस से छोटी होगी। इसके बाद में अगर मोनोक्लिनिक सिस्टम की बात करें तो इसमें जो तीनों एक्सिस हैं वो तीनों अलग अलग साइज की होती हैं, मतलब लंबाई में एक जैसी नहीं होती हैं, और इनमें से 2 जो एक्सिस होती हैं A और C एक दूसरे को ऑब्लिक एंगल जो कि 90 डिग्री नहीं होना चाहिए उस पर एक दूसरे को काटती हैं, और तीसरी B एक्सिस इन दोनों एक्सिस को राइट एंगल पर काटती है, इन दोनों एक्सिस को राइट एंगल या परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है। इस सिस्टम की एक खास बात यह है कि अगर क्रिस्टल सिस्टम की A और C एक्सिस एक दूसरे को अगर 90 डिग्री के एंगल पर काटती है तो फिर इसको हम मोनोक्लिनिक सिस्टम ना कहकर रोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम कहेंगे। ट्राइक्लिनिक सिस्टम की अगर बात करें तो ट्राइक्लिनिक सिस्टम में जो तीनों एक्सिस होती हैं वो तीनों एक्सिस लंबाई में और एंगल में
अलग अलग होती हैं। कहने का मतलब ये है कि तीनों की लंबाई अलग अलग होगी और जो इनका इंटरसेक्शन वो भी सेम डिग्री पर नहीं होगा। और सबसे अंत में आता है रोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। रोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में जो तीनों एक्सिस होती हैं वो लंबाई में तो बराबर होती हैं, लेकिन जो इनका इंटरसेक्ट एंगल होगा वो तीनों का डिफरेंट होगा। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्क्राइब किया था जब हम मोनोक्लिनिक सिस्टम को पढ़ रहे थे कि अगर उनमें से किसी भी दो एक्सिस ए और सी का एंगल इंटरसेक्ट एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो इसको हम रोम्बिक कहते हैं। सेम चीज इसमें यहाँ पे उल्टी होगी। अगर रोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में तीनों एक्सिस 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट होती हैं तो हम इसको क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कंसीडर करेंगे। क्रिस्टल सिस्टम के बाद में जो अगली टर्मिनोलॉजी होती है उसे हम कहते हैं ट्विनिंग। ट्विनिंग बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी क्रिस्टल में जो उसके फॉर्मेशन के दौरान अगर कोई प्रेशर या टेम्परेचर में सडन चेंजेस या कुछ वेरिएशन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो क्रिस्टल है क्रिस्टल के अंदर सेम क्रिस्टल इंटरग्रोथ कर जाते हैं, जो एक या दो भी हो सकते हैं। इसी इंटरग्रोथ क्रिस्टल्स को ट्विनिंग कहते हैं। सामान्य रूप से अगर ट्विनिंग किसी भी क्रिस्टल में पाई जाती है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मिनरल को पहचानने में। अब यहाँ पर हम कुछ सिमेट्रिकल ऑपरेशंस की बात करेंगे जिनके माध्यम से हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मिनरल में ट्विनिंग पाई जाती है। इस ऑपरेशन में जो सबसे पहला ऑपरेशन होता है वो होता है रिफ्लेक्शन का ऑपरेशन। अगर क्रिस्टल में कोई मिरर इमेज अक्रॉस होती है तो उस कंडीशन में ये कंफर्म किया जा सकता है कि इसमें ट्विनिंग पाई जाती है। तो इन तीन ऑपरेशंस की मदद से हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि इस क्रिस्टल में ट्विनिंग प्रेजेंट है या नहीं। ट्विन्स फॉर्म को हम सिंबल से इंडिकेट कर सकते हैं, जिसमें हम यूजुअली दो सिंबल्स का यूज करते हैं। इसमें जो पहला है वो है स्मॉल HKL और जो दूसरा फॉर्म होता है वो होता है कैपिटल HKL। तो बेसिकली इन दो फॉर्म से हम किसी भी क्रिस्टल के ट्विन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब अगर टाइप्स ऑफ ट्विन्स की बात करें तो ओरिजिन के बेसिस पे जो ट्विन्स होते हैं वो दो प्रकार की होती है। इसमें जो पहली ट्विनिंग होती है वो होती है कॉन्टैक्ट ट्विनिंग और जो दूसरी होती है वो होती है पेनेट्रेशन ट्विनिंग। कॉन्टैक्ट ट्विन ऐसे ट्विन्स होते हैं जिसमें दो मिरर क्रिस्टल्स पाए जाते हैं और ये जो दो मिरर क्रिस्टल पाए जाते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं। और इसके अगेंस्ट में जो पेनेट्रेशन ट्विनिंग होती है वो इर्रेगुलर कंपोजिशन की होती है। इसमें किन्हीं भी दो इंटरग्रोथ मिरर क्रिस्टल्स को फिगर आउट नहीं किया जा सकता। टाइप ऑफ ट्विनिंग के बाद में आइए बात करते हैं कॉमन ट्विन्स लॉ की। अगर कॉमन ट्विन्स लॉ को हम और डिटेल में समझे तो ये हर एक क्रिस्टल सिस्टम्स के लिए अलग अलग होता है। इसमें जो सबसे पहला क्रिस्टल सिस्टम है वो है ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम के लिए दो ट्विनिंग लॉ होते हैं। बेसिकली इसमें होता है पहला अल्बाइट लॉ और जो दूसरा है वो पर्सिलाइन लॉ। इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए हमें पर्टिकुलरली ट्विनिंग एज अ प्रॉपर्टी इसको स्टडी करना होगा। ट्राइक्लिनिक सिस्टम के बाद में मोनोक्लिनिक सिस्टम की बात करें तो इसमें कॉमनली दो ट्विनिंग लॉ पाए जाते हैं। इसमें जो पहला लॉ है वो है माने-बेक लॉ और दूसरा कार्ल्सबर्ग लॉ। इसी तरीके से ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में भी दो लॉ पाए जाते हैं जिनमें पहला है 110 सिलिंड्रिकल ट्विन्स और दूसरा है स्टीरियोलाइट लॉ। इसी प्रकार से टेट्रागोनल ट्विन्स होता है, इसमें कोई स्पेशल लॉ नहीं पाया जाता। इसके बाद में जो अंतिम ट्विन सिस्टम होता है वो है हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम में बेसिकली कैल्साइट ट्विन्स पाया जाता है। इसके अलावा जो क्वाड्स हैं उसमें भी कुछ ट्विन्स पाए जाते हैं जिसमें ब्राजील लॉ, डॉल्फिन लॉ और जैपनीज लॉ प्रमुख हैं। आई होप क्रिस्टलोग्राफी का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आज आपने क्रिस्टलोग्राफी के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। हम अपने अगले लेक्चर में मिनरलॉजी के ऊपर डिस्कस करेंगे और क्रिस्टलोग्राफी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी या सवाल आपके दिमाग में आता है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं और आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।